हेलो, क्या हाल चाल है? आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भौतिक जगत। ये फर्स्ट चैप्टर है। हमको एनसीईआरटी बताती है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना है। पूरी फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। फिजिक्स 11th और फिजिक्स 12 हमने फर्स्ट लेक्चर किया इसका। बेसिक लेक्चर था और बहुत कम ही मिनट का, 15 to 16 मिनट्स का था, जिसमें हमने देखा कि फिजिक्स किस प्रकार हमारी लाइफ में यूज होती है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो हम फिजिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे दिनचर्या या हमारी लाइफ में या हमारे जीवन में या हमारी आने वाली पीढ़ियों को फिजिक्स से क्या मिलता है और हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे भी और आपके टीचर्स के लिए भी ये क्वेश्चन है कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़ाते हैं। आप किसी स्कूल में जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स का बायोडाटा और फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन मालूम करें कि हमको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, नीडेड ऑफ फिजिक्स। तो आइए आज हम बताते हैं स्पष्ट कि आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत क्या है। फिजिक्स हमारे जीवन में, मैं आपसे क्या क्या बताऊं, हर एक का फिजिक्स है। फिजिक्स को कहने वाले लोग बोल गए हैं कि फिजिक्स किंग है और मैथ जो है वो क्वीन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल गए कि फिजिक्स को किंग बोला जाता है और मैथ को क्वीन बोलते हैं। सारी साइंस जो जितनी हमारी साइंस है, चाहे वो खगोल विज्ञान हो या खगोलिक साइंस हो, और चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जुआलॉजी, बॉटनी, या केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई भी पार्ट फिजिकल हो, सारे ये सब मिलकर के कहाँ से बने हैं, ये फिजिक्स से ही इनका निर्माण हुआ है। फिजिक्स एक मोस्ट ब्रांच है, और सॉरी मोस्ट है, और इनसे ये सब ब्रांचें उभरी हुई और आज के ज़माने में फिजिक्स अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की कि फिजिक्स व्हाट इज़ फिजिक्स, होती क्या है? तो फिजिक्स दिन का होना, रात का होना, या सूरज का निकलना, चाँद का डूबना, पानी का ठंडा होना, पानी का गर्म होना। आप चाय पीते होंगे, चाय का ठंडा होना, चाय का गर्म होना, रोटी का गर्म होना और फिर उसके बाद रोटी का ठंडा होना, ये सब क्या है? फिजिक्स है। आप रेफ्रिजरेटर को देख रहे होंगे, आपके घर में फ्रिज होगा या हीटर होगा। आप देख रहे होंगे कि हीटर इलेक्ट्रिसिटी देने पे वो हीट कर जाता है और फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी देने पर ठंडी हो जाती है। आपके पास चाहे टूथपेस्ट से लेकर के आपके पैरों में स्लीपर, सब टोटल क्या है? फिजिक्स है। आपके बालों में कैंची का यूज होता है कट करने के लिए, जो बार्बर यूज करते हैं, फिजिक्स है। आपके चेहरे पे केमिकल का इंडोज किया जाता है, आपके चेहरे की सफाई की जाती है, बार्बर के वहाँ जाती है, तो क्या है? केमिकल्स हैं और ये फिजिक्स के नियम से ही सारे, अगर देखा जाए तो टोटल फिजिक्स के लॉ यूज होते हैं। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता ही हो गया होगा कि फिजिक्स क्या है। झील, तालाब से पानी गिरना, वेव्स, हमारी आवाज आप तक पहुंचना, स्क्रीन पे फोटो बनना, किसी टीवी या बल्ब या वेव्स की लाइट्स का बनना, सब क्या है? ये टोटल फिजिक्स है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो आप यही एग्जांपल दें कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो यूज करते हैं, सब टोटल क्या है? फिजिक्स है। जैसे आप किसी माइक में बोलते हैं और वो किसी वायर से होकर के वो जाकर एक हॉर्न के अंदर आवाज निकलती है। जैसे आपने बोर्ड में प्लग लगाया और एक बल्ब जो होता है, वो बल्ब क्या होता है? जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम आज आपको पढ़ा रहे हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो क्या है? एक फिजिक्स है। जैसे आप आसमानों में देखते होंगे कि इंद्रधनुष 7 रंगों में विभक्त होता है और उसके कलर 7 होते हैं, यानी 7th कलर का होता है। तो क्या है? ये सब फिजिक्स है। बादलों का बनना, बादलों का बारिश होना, मानसून का अ, गिरना, मानसून का बढ़ना, ये सब क्या है? फिजिक्स है। तो आज हम बात करेंगे यही सब मेथड पे
कि फिजिक्स आखिर क्या होती है और क्यों हमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या-क्या हमको पढ़ना है फिजिक्स में और क्या-क्या हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में थोड़ी बात की थी न्यूनीकरण और इसके बाद में हमने बताया था कि एकीकरण। 2 यूनिट्स होती हैं, ऐसी इकाई होती हैं जिनको हम बोलते हैं रिडक्शन और यूनिफिकेशन। इसमें पढ़ते हैं रिडक्शन में पढ़ते हैं छोटे-छोटे अणु और यूनिफिकेशन में हम पढ़ते हैं बृहद प्रकार के अणु यानी मैक्रो प्रकार के अणु पढ़ते हैं। ठीक है? तो आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान का न्यूनीकरण। ठीक है? इसमें हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक शब्द जिसको बोला जाता है फिजिक्स। ये तो आप जानते होंगे लैटिन भाषा से शब्द लिया गया था और यहाँ पे हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं रिडक्शन और दूसरे को बोलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। रिडक्शन वो चीज़ होती है जिसमें हम बड़े प्रकार के अणु या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। ठीक है? मैक्रो या इसको बोला जाता है माइक्रो बोल सकते हैं माइक्रो और इधर होता है माइक्रो। तो इस प्रकार से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सॉरी इसको मैक्रो माइक्रो को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या-क्या इसके अंदर हमको पढ़ना होता है। तो हमको रिडक्शन के अंदर पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी। दूसरा पॉइंट है इंटरनल एनर्जी। थर्ड पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म यानी मैकेनिक्स आता है। क्या आता है? मैकेनिक्स। ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे-छोटे पार्टों में डिवाइड होते हैं। इनको हमको पढ़ना होता है। थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स ये 11th के चैप्टर हैं और यूनिफिकेशन ये देखते हैं। इसमें क्या-क्या हमको पढ़ना होता है? तो इसमें पढ़ना होता है ग्रेविटेशनल लॉ। क्या पढ़ने होते हैं? ग्रेविटेशनल लॉज़ पढ़ने होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ने होते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ने होते हैं। पृथ्वी पर किसी शेप का गिरना यानी अर्थ एट एप्पल का गिरना। ठीक है? ये नियम पढ़ना होता है और सूर्य के परितः चंद्रमा का चक्रण। सूर्य के परितः चंद्रमा का चक्रण और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी होती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत होते हैं। मूलभूत सिद्धांत होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर उसके बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मूलभूत इसके सिद्धांत अगर हम देखें तो एक्चुअल में कहानी क्या होती है भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद में हम थोड़ा इसको डेप्थ में पढ़ते हैं यहीं पे। और आपसे अगर देखा जाए या पूछा जाए तो क्वेश्चन ये जो है आपसे ना तो किसी नीट के एग्जाम में और ना तो किसी जेई के एग्जाम में और ना ही आपके 11th के एग्जाम में या 12th बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सिर्फ ये क्या होता है ये हमको बताता है कि हमको इसमें क्या पढ़ना होता है क्या
नहीं पढ़ना होता है। तो आइए हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र। भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र। स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स। अगर मैं सच कहूं तो फिजिक्स की औकात। औकात के बारे में पढ़ते हैं हम कि फिजिक्स की औकात क्या होती। नाराज मत होना, मैं थोड़ा सीधी भाषा यूज कर गया। फिजिक्स की औकात को बताने का प्रयास किया कि फिजिक्स की औकात क्या होती है। तो आइए अब हम देखते हैं फिजिक्स की औकात क्या है। फिजिक्स की स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कैसी? ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है और ये उत्तेजक और रोमांचकारी होती है। कैसी होती है? उत्तेजक और रोमांचकारी। उत्तेजक व रोमांचकारी होती है। अब देखें फिजिक्स का क्या क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या हमको इसके अंदर पढ़ना होता है। तो फिजिक्स के हम 2 पार्ट्स डिवाइड करते हैं और आप समझ ही रहे होंगे कि ये लेक्चर 1 है और सॉरी लेक्चर 2 है, चैप्टर 1 है। ठीक है, लेक्चर 1 हमने पहले किया था और लेक्चर 2 आज कर रहे हैं। इस टाइम हमने ये भी बता दिया है कि टाइमिंग क्या हो रही है, लगभग 3 o'clock हो रहा है नाइट के। और आप अगर नाइट में देख रहे हैं तो आपको गुड नाइट, अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया। उत्तेजक होता है और रोमांचकारी होता है जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो इसमें हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे डालते हैं माइक्रोस्कोप या क्लासिकल। माइक्रोस्कोप या क्लासिकल। और दूसरा होता है माइक्रो। उधर हो गया मैक्रो, इधर हो गया माइक्रो। माइक्रोस्कोप। और इसमें होता है क्वांटम। माइक्रोस्कोप या क्वांटम। माइक्रोस्कोप या क्वांटम। इसके अंदर हम पढ़ते क्या क्या है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसका मतलब छोटे अणुओं में, और माइक्रोस्कोप मतलब ये माइक्रो होता है, ये बड़े अणुओं में पढ़ते हैं हम। और इसमें क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसमें क्या पढ़ना होता है, बड़ी बड़ी, जैसे हमको फ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैकेनिज्म होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है और इलेक्ट्रो होती है, ऑप्टिक्स होती है। यहाँ पे हम इसको फर्दर 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और इधर 4। सबसे पहले बात करेंगे हम मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स इसमें हमको पढ़ना होता है और थर्मो डायनेमिक्स पढ़ना होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसमें एक और पार्ट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है। मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना तो बहुत कुछ है, फिजिक्स के अंदर आप जितना ही पढ़ेंगे कम है, क्योंकि हमारे करीबी देशों में जैसे इंडिया और नेपाल, भूटान और जो और अन्य करीबी देश हैं जैसे चीन, इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर से फिजिक्स बताई जाती है और डेप्थ में फिजिक्स नहीं बताई जाती। अगर डेप्थ की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी, इस यानी हाई लेवल यूरोपियन देशों में बहुत ही इसको गहराई से बताया गया है और वहीं से ज़्यादातर भाषा भी इसके अंदर यूज हुई है। और हम देखते हैं कि हमको मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। इसके चैप्टर हम मैकेनिक्स के अगर चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको जैसे उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन होता है और मासेस होते हैं और हमको पढ़ना होता है
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार के चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखते क्या है एक्चुअल में, हमको पढ़ना क्या क्या इसमें है। हमको पढ़ना है पॉइंट 1 लिखते हैं यहाँ पे, और लिख दें जैसे 1 पॉइंट से हम, तो कार ऑफ मोशन, कार का मोशन किस प्रकार का होता है, और इसके अंदर हम फ्रिक्शन पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ लें, और साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं, साउंड साउंड वेव्स पढ़ते हैं, और मोशन ऑफ प्लेन, मोशन ऑफ प्लेन, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हमको बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़नी होती हैं, ऊपर ऊपर से हम बताते हैं आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो 1 पॉइंट पे हमको पढ़ना होता है लॉस, क्या पढ़ने होते हैं, इसके लॉस पढ़ने होते हैं, और इसमें हीट पढ़नी होती है कि हीट किस तरीके से कंजर्वेट होती है, और इसके अंदर टेम्परेचर पढ़ना होता है, टेम्परेचर पढ़ना होता है, और इसके अंदर हमको बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे हम बोल दें रीडिंग पोजीशन पढ़नी होती है, क्या पढ़नी होती है, कोई केल्विन हो या थर्मामीटर हो या फ़ारेनहाइट हो, डिग्री सेल्सियस हो, इस प्रकार को हम किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे चाय का गर्म होना, चाय का ठंडा होना, पानी का गर्म होना, पानी का ठंडा होना, इस प्रकार से हम किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर हम पढ़ते हैं चार्ज, चार्ज इसके अंदर पढ़ते हैं, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं फील्ड, फील्ड पढ़ते हैं, एरिया क्षेत्र पढ़ते हैं, और मैग्नेट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट, मैग्नेट्स के बाद में इसमें हम करंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, जनरेटर पढ़ते हैं, किस प्रकार से करंट जनरेटर में जाता है, पावर हाउस के बारे में, यह सब सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं एटम्स, एटम्स पढ़ते हैं, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद में रेज पढ़ते हैं, इसमें किस प्रकार की रेज पाई जाती हैं, और इसके अंदर कंडक्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में देखें, ये ऑप्टिक्स की बात, सॉरी, ये एटम्स ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ने होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, हम इधर की बात यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पे होता है, हमको पढ़ना होता है लाइट्स पढ़नी होती है, लाइट्स, और वेव्स है या पार्टिकल है, ये हमको इसमें पढ़ना होता है, और मिरर पढ़ने होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं, मिरर पढ़ने होते हैं, और लेंसेज पढ़नी होती हैं, क्या पढ़नी होती हैं, लेंसेज पढ़नी होती हैं। और इसमें हम रेनबो के बारे में जानकारी लेते हैं, काहे के बारे में, रेनबो, रेनबो के बारे में जानकारी लेते हैं। और फिर उसके बाद में देखें, एक है मैकेनिक्स और एक है थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, 11th के चैप्टर हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये 11th नहीं, 12th का है। ऑप्टिक्स किसका है, 12th का चैप्टर है। तो ठीक है, ये दो 12th के और 11th के दो, ये चैप्टर छोटे नहीं है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। क्या है ये, एक अपने आप में ये चैलेंजिंग है, और ये बहुत ही डेप्थ में स्टार्ट होते हैं, इनको बड़ी गहराई से पढ़ना होता है। फिजिक्स 11th जब स्टार्ट करेंगे, मोटी सी किताब होती है, और एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स होते हैं, और फिजिक्स 11th कंप्लीट होती है इसके अंदर। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप यानी क्वांटम। ये तो क्वांटम में कौन कौन से आते हैं, इसमें हमको एटम पढ़ने होते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल्स पढ़ने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद में रेज पढ़नी होती हैं, क्या पढ़नी होती हैं, रेज, और रेज के बाद में साउंड पढ़नी होती है, साउंड, और साउंड के बाद में कंडक्टर पढ़ने होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो हमको पूरी फिजिक्स में ये पढ़ना होता है, और ये कहाँ पर मिलते हैं, ये इसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स, और ये मिलती कहाँ पर है, 12th में। अगर इसको हम देखें तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक या नए जमाने की नई फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, नए जमाने की नई फिजिक्स, नए जमाने की नई फिजिक्स।
यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज और फील्ड मैग्नेटिक करंट। यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, रेज, फाउंड और कंडक्टर की बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन रेज है या पार्टिकल है या वेव, पता नहीं क्या है, और इसको भी हमको इसी के अंदर पढ़ना होता है। तो इतना नोट कर लें, फिर उसके बाद में हम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नोट करें जल्दी से। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लें, भौतिक प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी और समाज। भौतिक प्रौद्योगिकी और समाज, ये हमको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। कहाँ? फिजिक्स के अंदर 11th 12th मिला करके। ठीक है, बहुत और है, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा बोर्ड भर सकता है, और फिर एक बार भरूँ तो फिर से भर सकता है, फिर एक बार बोर्ड भरूँ तो फिर से भर सकता है। यानी 3 बार अगर मैं बोर्ड को कंप्लीट भर दूँ तो टॉपिक इसके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं भौतिक प्रौद्योगिकी और समाज। भौतिक प्रौद्योगिकी समाज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सोसाइटी। सोसाइटी हमको पढ़ना है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। हम बात कर रहे थे कि हमको ये टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए किसी से तो फिजिक्स है। जैसे लीवर के एक्सरे से बन के क्या तैयार हो गया, जैसे प्रयोगशालाओं में मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, और कैंसर की बीमारी इसी प्रकार से हमको टेक्नोलॉजी के आधार पर हमको कैंसर की बीमारी से छुटकारा भी मिला। तो आप लिख सकते हैं तरल दबाव के अध्ययन से मिलके गया बना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे फर्स्ट नंबर पे अल्ट्रा साउंड, फिर इसके बाद में एक्स रे, और फिर इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट लिख देते हैं इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी, इससे भी हमको चिकित्सा के क्षेत्र में आसानी मिली। और क्या आता है, ईसीजी लिख दें, और ईसीजी के बाद में हम यहाँ पर सीटी स्कैन लिखते हैं, सीटी स्कैन। ठीक है, और यहाँ पर एमआरआई। ठीक है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हमको बहुत ही सुविधा मिली फिजिक्स के अध्ययन से। ठीक है, और लीवर के क्षेत्र में हमको बहुत ऐसे जो है हमको जैसे पित्ताशय की पथरी निकालने के लिए और रेजर से कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए हमको ये टेक्नोलॉजी के बारे में मिला, सोसाइटी और ये सिस्टम बन के तैयार हुई। और जैसे खाना बनाने के लिए हमको मशीनें मिली, बहुत देखे होंगे आप, इलेक्ट्रिकल मशीनें मिल गई जिससे हम खाना बना लेते हैं। और वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन और कैलकुलेटर, और एजुकेशन के क्षेत्र में प्रिंटर, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रिंटर और पेन, कॉपी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको बहुत सारी हेल्प मिली, और किसी जोड़ के लिए हमको क्या मिला, कैलकुलेटर मिला, जिससे हमको आज के ज़माने में जोड़ने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। जैसे खाना को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है जिससे हमारा खाना सुरक्षित रहता है, और रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जैसे फ्रिज का ठंडा होना और कूलर का ठंडा होना। ठीक है, ये सब क्या है, फिजिक्स है। चलो इसको नोट कर लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। तब तक हम देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसके बाद हेडिंग डाल लें,
ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की इसमें फोर्स लगती है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, ईसीजी, टीसी, एमआरआई और वॉशिंग मशीन और कैलकुलेटर, प्रिंटर, पेन, कलम, कॉपी और खाना ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर, ये सारी बातें हमको क्या है पढ़ने को मिलती है, फिजिक्स में पढ़नी होती हैं। और आप जानते हैं कि हमको फिजिक्स के जरिए से बहुत सारी हेल्प मिली, वायुयान और ट्रेन, बस, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें इसी के स्कोप है। ठीक है, तो इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं, किन्हीं दो पिंडों के बीच आ, उनके मासेस के कारण उनके मासेस के कारण लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं अर्थ पर गिरते पिंडों की गति ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा प्रयोग की जाती है। अर्थ पर गिरते समय कौन सा फोर्स लगता है, तो इसका हम नाम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीक होती है। कैसी होती है? वीकेस्ट होती है। वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है। और दिस इज सेंट्रल फोर्स। दिस इज सेंट्रल फोर्स। और फिर इसके बाद में नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल मीडियम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल फोर्स। नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल, नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल, नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल मीडियम, नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल, नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल मीडियम। तो हम बात कर रहे थे नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल मीडियम की, जिसके अंदर ये सारी खूबियां होती हैं। ये इसके क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण। ये क्या है? इसके प्रमुख गुण भी हैं, और ये हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रमुख गुण, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर इसके बाद में हेडिंग डाल लें विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक बार फिर से समझ लें, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके मासेस के कारण लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ पर गिरते समय कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और ये कैसी होती है? वीक फोर्स होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है। और दिस इज सेंट्रल फोर्स होती है, नॉट डिपेंडेंट पार्टिकल मीडियम। कैसे होती है? मीडियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हेडिंग डाल लें विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं जल्दी से, और बस चैप्टर का अंत ही होने वाला है। विद्युत
चुंबकीय फोर्स या बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल के मीडियम में, चार्ज पार्टिकल के मिडिल में, यहाँ से लिखते हैं चार्ज पार्टिकल के मिडिल में, चार्ज पार्टिकल के मिडिल में लगने वाले बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लगने वाले बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख गुणों के बारे में। प्रमुख गुण, ठीक है, लॉ यानी कि हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स के क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसी है? ये सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है एंड कंजर्वेशन फोर्स है। एंड कंजर्वेशन फोर्स है, कंजर्वेशन फोर्स है। और दिस फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करती है। दिस फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ या फिजिकल लॉ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये नोट भी कर लें। हम बात किसकी कर रहे थे? विद्युत चुंबकीय बल की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज पार्टिकल के मिडिल में लगने वाले बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसके प्रमुख गुण क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है एंड कंजर्वेशन फोर्स है। दिस फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और फिर उसके बाद में हेडिंग डाल लें नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ बात कर रहे हैं हम नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो वर्ल्ड में फिजिक्स मॉलिक्यूल्स वर्ल्ड में फिजिक्स के फिजिक्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम वर्ल्ड में फिजिक्स के यानी मॉलिक्यूल्स एंड एटम व लार्ज साइज के पार्टिकल, लार्ज साइज के पार्टिकल लार्ज साइज के पार्टिकल आदि पर किया जाता है या लार्ज साइज के पार्टिकल आदि पर किया जाता है, लार्ज साइज के पार्टिकल पर किया जाता है। और फिर इसके बाद में
क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज होती हैं। यहाँ पे लिखा है, दूसरा पॉइंट है क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज होती है और बट सम क्वांटिटीज नियत रहती हैं। सम क्वांटिटीज नियत रहती हैं। सम क्वांटिटीज क्या करती हैं, नियत रहती हैं और ये कंजर्वेबल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये कंजर्वेबल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो आप इसको नोट कर लें, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ या फिजिकल लॉ के बारे में। और फिर जल्दी से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वीडियो तो क्लियर आ रहा है, लास्ट में भी लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज या कंजर्वेबल। और एक एक करके हम लॉ पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत लॉ कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्लास 11 फिजिक्स वर्ल्ड यानी नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ वर्ड में फिजिकल, मॉलिक्यूलर एंड एटम, लार्ज साइज के पार्टिकल आदि पर किया जाता है। क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। सम क्वांटिटी नियत रहती हैं और कंजर्वेबल क्वांटिटीज कहलाती हैं। कंजर्वेबल क्वांटिटीज कहलाती है। वीडियो तो सही आ रहा है और दिख भी रहा है बराबर। अब हम इसके लॉ पढ़ेंगे कुछ और फिर उसके बाद में चैप्टर अंत की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ, ये फर्स्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश लिखना स्टार्ट करें। इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो नष्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जाता यानी जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आप पेंडुलम को देखे होंगे कि पेंडुलम को क्या होता है, अगर एक डोरी को खींचते हैं तो क्या होता है, जितना आप खींचेंगे उतना ही आगे उसका आगे जाएगा। वो जितनी दूरी पे आप खींचेंगे उतनी दूरी पर आगे जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे बल्ब टंगा दें और उस बल्ब को हम अपनी तरफ ऐसे खींच लें, अपनी तरफ खींच लेते हैं और जितना हम खींचेंगे और फिर उसके बाद में हम जैसे ही उसको आगे छोड़ेंगे वो उतनी ही दूर जाएगा और फिर जब रिटर्न आएगा तो क्या करेगा, वो वहीं पे आएगा जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। फिर देखिए, अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दूसरा नियम है और इसमें हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ऊर्जा संरक्षण क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी का नियम। ठीक है। इसके बाद में ग्रेविटेशनल के बल के अधीन स्टैटिक
एनर्जी होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल के अध्ययन यानी अधीन स्टैटिक व काइनेटिक। स्टैटिक एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का योग संरक्षित रहता है। योग संरक्षित रहता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। थर्ड नंबर की बात करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एनर्जी। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, और इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, इसमें हम पढ़ेंगे आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। इनका नियम क्या है? E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और स्मॉल एम है एम सी स्क्वायर। यह आइंस्टीन का लॉ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर उसके बाद बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कुम्हार के चाक और बंदूक से गोली निकलने का नियम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम फोर्थ नंबर पे पहुंच चुके हैं। लॉ की बात कर रहे थे, तो लॉ में हम पढ़ रहे हैं फोर्थ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल अघूर्ण शून्य हो तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं यहाँ पे हम।
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुम्हार का यानी कुम्हार के चाक का घूमना। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम, अब सिर्फ पढ़ेंगे 5th नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, जब किसी बंदूक द्वारा जब किसी बंदूक द्वारा जब किसी बंदूक द्वारा गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की बंदूक पीछे की ओर हटती है। तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। और जब बंदूक को जब किसी बंदूक द्वारा गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। तो आज हम बात कर रहे थे 4 नियम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल गुण शून्य हो तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए कुम्हार के चाक का घूमना। जैसे कुम्हार के चाक में क्या होता है, थोड़ी सी गीली मिट्टी रखते हैं और उसको एक तरफ से घुमाते हैं और उसको रफ्तार में घुमाते रहते हैं, फिर उसके बाद में उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है और वो बीच ही में चक्कर करता रहता है, ना तो इधर लगता है ना तो इधर लगता है। वो क्या करता है, रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। जब किसी बंदूक द्वारा गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की ओर हट जाती है। जैसे ही तुमने बंदूक को चलाने का प्रयास किया, बंदूक को चलाया, तो क्या होता है, उसका मोमेंटम जो होता है, बंदूक की गोली आगे को निकलती है धड़ाम से और जाकर के किसी टारगेट से भेद देती है और तुम्हारी बंदूक क्या हो जाती है, बंदूक तुरंत क्या हो जाती है, पीछे को खिंच जाती है, वो क्या हो जाती है, पीछे को हट जाती है। तो ये मोमेंटम होते हैं। आपको अब आपका जो है लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ और पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको समझ में आएगा और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।